जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के खास कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है आचार्य रीना शर्मा जी, जिनको ऑफ कोर्स आप सब जानते हैं और सटीक भविष्यवाणी के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए जानी जाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से रीना जी। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद अंबर जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच रीना जी। कई सारी ऐसी बातें हैं जब हम पिछले कुछ दिनों के पॉडकास्ट जो हमने किए हैं, रिकॉर्डिंग सेशंस किए हैं इस तरह के जियोपॉलिटिकल प्रेडिक्शंस पर, उसमें कई सारी बातें आपने जो बोली हैं वो काफी हद तक सही साबित हुई हैं। चाहे कोविड जैसी महामारी की बात हो, अभी उस तरह की चीजें अब बनती हुई नजर आ रही हैं, प्लस ईरान को लेकर कई सारी चीजें। तो सबसे पहले तो यही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर ग्लोबल इकोनॉमी पे काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि कोई ऐसे ग्रहों की चाल या कुछ इस तरह से कुछ ग्रह नक्षत्र बदल जाएंगे कि जल्दी यहाँ पर कुछ युद्ध विराम हमें नजर आए? विराम जैसी तो कोई सिचुएशन नहीं है अंबर जी, अभी बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मंगल ड्राइविंग सीट पे हैं शुरू से ही, साल के शुरू से ही आपने देखा कि वेनेजुएला के साथ क्या हुआ। एंड दैट टाइम आल्सो व्हेन वी स्पोक आई टोल्ड यू कि ईरान पे बात चल रही थी कि क्या मिडिल ईस्ट में क्या ईरान के ऊपर अटैक होगा। नोबडी थॉट कि सिर्फ ईरान के ऊपर होगा तो पूरा का पूरा मिडिल ईस्टर्न कंट्री, पूरा वेस्ट एशिया जो है उस लिमिट में आ जाएगा। नोबडी एवर एंटिसिपेटेड। बट उस समय ही मैंने आपको बोला था कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। सो जब ईरान वेनेजुएला नहीं है ऐसा स्टेटमेंट बोला था तो आई वाज सीइंग समथिंग बिग एट दैट पॉइंट इन टाइम। और जो कि हो रहा है, ईरान से शुरुआत हुई और उसके बाद आप देखिए सारे जितने भी यूएई है और जितने सारे कंट्रीज हैं, कतर, कुवैत एंड अब तो धीरे धीरे चाइना भी शैडो वॉर में आ चुका है। वेदर चाइना इज एक्सेप्टिंग इट और नॉट एक्सेप्टिंग इट, वो तो शैडो वॉर करते आए हैं, पहले पाकिस्तान को मदद करते थे और अभी वो समवेयर दे आर हेल्पिंग ईरान। क्योंकि उनका है कि किसी तरीके से बस वो उनको अमेरिका से जीतना है। और इस बार सच में अमेरिका एक कमजोर कड़ी के साथ है और यूएस डॉलर भी गिरेगा और जो करेंसी है और जो उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन है वो सब बहुत दाव पे लगी हुई है। एंड दिस विल बी अ वेरी वेरी रॉन्ग मूव एंड ट्रम्प विल रियलाइज इट वेरी सून, बट दैट सून विल बी लेट फॉर हिम। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं क्योंकि अभी अमेरिका में डोमेस्टिक जो जिस तरह के हालात बन रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन खुश नहीं है इस वॉर से। और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये कदम उठाया, साथ ही साथ मिड टर्म्स इलेक्शन भी आ रहे हैं, जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं कि अब ये टू लेट हो गया है, तो क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प के इम्पीचमेंट के भी चांसेस नजर आते हैं नवंबर तक? बहुत 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 ज्यादा। और इसके बारे में भी मैंने आपको पहले भी बोला था क्योंकि शनि छटनी करने आए हैं और शनि कर्म कारक हैं और शनि के साथ नेपच्यून बैठा है, तो जितनी भी हिडन चीजें हैं वो सारी की सारी बाहर निकल के सरफेस पे आएंगी, जो कि आ भी रही हैं। और धीरे धीरे पता चलेगा और अब सबको ये समझ में आ रहा है कि ट्रम्प एक्चुअली एक प्रेसिडेंट का जो रोल है वो अदा करने की बजाय वो एक बिजनेसमैन ज्यादा है। ही इज ट्राइंग टू यू नो अपने अपना और अपनों का भला करने की कोशिश कर रहे हैं जितना वो कर सकते हैं, मॉनेटरी वाइज, फाइनेंशियली, और बिजनेसमैन की तरह ज्यादा बिहेव कर रहे हैं क्योंकि उनका बुद्ध बड़ा स्ट्रांग है इसलिए। वेयर एज उनके डिसीजंस बहुत ही एरेटिक हैं एंड ही इज अ पपेट इन अदर्स हैंड्स। तो उनके जो ये डिसीजन है वो उनके ही अगेंस्ट जाएंगे और शायद वो कहीं ना कहीं अवेयर हैं इस बात के लिए, बट ही इज हेल्पलेस। वो उनको जो करना है वो करना ही पड़ेगा और करना ही पड़ रहा है। एंड दैट्स गोइंग टू गो अगेंस्ट हिम वेरी सून, चाहे मिड टर्म इलेक्शंस हो, चाहे उनकी रेपुटेशन हो, चाहे उनके अगेंस्ट लीगल इम्पीचमेंट के केसेस हो, और चाहे उनकी हेल्थ हो। सो एवरी विच वे ही इज स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो सराउंड होते ही जा रहे हैं। और जून 2026 के बाद से मैंने बोला है कई बार पहले भी, वो उनका वो सरफेस पे आ जाएगा, दिखने लगेगा और अभी भी दिखने लगा है। तब बहुत क्लियर हो जाएगा। नवंबर के बाद तो वो बहुत ही बुरे डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। ये बड़ी बात आप बोले एक बार फिर से, क्योंकि आप ये पहले भी बता चुके, लेकिन पाकिस्तान को लेकर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि अब आकर जो पाकिस्तान की जो स्थिति बन रही है, क्योंकि तेहरान में पाकिस्तान जो मिशन है उस पर इसराइल ने उसके पास जस्ट अटैक किया, स्ट्राइक की, मतलब एक क्लियर मैसेज है कि पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इसराइल पाकिस्तान से खुश नहीं जो मीडिएशन कराने में लगा हुआ है, प्लस ये भी उसको पता है कि वो चाइना की हेल्प कर रहा है बीआरआई के थ्रू ईरान तक सामान पहुंचाने में। और
ईरान भी खुश नहीं है क्योंकि वो यूएस को हेल्प कर रहा है। तो कुल मिलाकर जो पाकिस्तान की स्थिति है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। आपको पाकिस्तान का क्या भविष्य नजर आ रहा है? पाकिस्तान क्या कोई कोलैटरल डैमेज बनने वाला है? क्या आप देख पा रही हैं पाकिस्तान के लिए? So देखिए, keeping in mind the national security of my country, I'll speak here something. जो मैंने 21 मार्च के लिए एक डेट दी थी, एक मैंने वीडियो बनाया था अपने प्लेटफॉर्म पे, और मैंने 21 मार्च एक डेट दी थी कि एक योग बन रहा है, और वो प्लानिटरी और नक्षत्रों के हिसाब से मैंने देख के वो एक विंडो बताई थी कि 21 मार्च के बाद वो योग एक्टिवेट हो रहा है. नाउ पीपल टुक इट वेरी लिटरली, लिटरल सेंस में कि कुछ होगा, अच्छा पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा. Whereas our leadership has worked very diplomatically, कूटनीति को दिमाग में रखते हुए, रणनीति को फॉलो करते हुए, just like a game of chess, we have isolated Pakistan. Pakistan has been attacked and has been attacked at the right core, जहां करना चाहिए था, जहां उनको सबसे ज्यादा पेनफुल है, where Pakistan is feeling paralyzed, Pakistan is feeling helpless, Pakistan is without friends anymore, Pakistan doesn't have support from anyone. So सबसे पहले तो आपने डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली उनको आइसोलेट कर दिया है. They are not getting the oil and gas, they are not getting the reserves, they are not getting the fuel. उनको हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने की उनके शिप्स को परमिशन नहीं है, वो बैंड है. सो व्हेन ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन देयर. एक एक सिलेंडर का जो रेट है, जो मुझे पता चल रहा है इंटरनेट से, कि 10-10 हजार में उनको एक एक सिलेंडर बिक रहा है. सो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी देयर? आम जनता के लिए, आम इंसान के लिए कितना टफ टाइम है. और यहाँ तक कि जो उनकी लीडरशिप है, वो भी बोल रहे हैं कि वो अपने जो उनके पर्सनल व्हीकल्स हैं या जो कार्स हैं, उनमें भी वो अब जो है पेट्रोल वगैरह जो है कम भरवाएंगे या उसे कम यूज करेंगे. सो इस तरीके की जब सिचुएशन आ रही है, so that means they are isolated and they're in a very very bad shape. And this all has happened after 21st of March. ये सब हमारी नजरों में आने लगा. और अभी देखिए, जब मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान विल बी अटैक्ड, इट्स नॉट ऑलवेज द काइनेटिक एक्शन. Kinetic action might take some time, which will be seen in the coming few months or years. कुछ महीनों में आपको दिख जाएगा. Now when ये चीज मैं आपको एक इसका एग्जांपल देती हूँ. जब 2016 में नोटबंदी हुई थी, people were surprised, why is it happening, nobody knew it. Now Dhurandhar movie came, everything is shown कि इसलिए किया गया था. So this is a very strategic, very diplomatic move. अभी भी जो हो रहा है, अंदर खाने जो हो रहा है, जो hidden cohort operations हो रहे हैं, attacks हो रहे हैं, nobody is seeing. The normal public and the mainstream media, they're not covering. They want smoke and fire, you know. तो ऑलरेडी चीजें हो रही हैं एट द बैक एंड. नहीं तो मोदी जी आके पार्लियामेंट में ये नहीं कहते कि आप लोग सतर्क हो जाइए, आप लोग तैयार हो जाइए, कोविड जैसी सिचुएशन आने वाली है. सो व्हेन ही इज सेइंग इट, इट्स अ बिग थिंग. वो जो बोल रहे हैं वो रैंडम आके ऐसे नहीं बोल रहे हैं जैसे हम लोग बातचीत करते हैं. उनकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है, उस स्क्रिप्ट को पूरा रिव्यू किया गया है. उस सबको करने के बाद तो वो आके बड़ा सोच समझ के कुछ बात वहां बोल रहे हैं. इट्स अ बिग थिंग. सो आई सी वेरी बिग थिंग्स हैपनिंग. दे आर कमिंग ऑलरेडी, दे आर ऑन द वे. तो रीना जी, आपने पहले भी शो पर ये बात बोली है कि इस तरह का कुछ हो सकता है, प्लस अब मोदी जी भी बोल रहे हैं. क्या ये ईरान इजराइल युद्ध की वजह से जो क्राइसिस आ रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस, फर्टिलाइजर्स नहीं है, और ऑफ कोर्स एनर्जी नहीं होती है तो प्रोडक्शन नहीं होगा, खेती नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, क्या उस वजह से हम कोई क्राइसिस देखेंगे या कोई महामारी जैसा कुछ हो सकता है? आप क्या देख पा रही हैं? नो, इट्स अ कंबाइन ऑफ ऑल. एक्चुअली सभी चीजें एक साथ, जैसे बोलते हैं ना कि सब तरफ से घिराव हो गया. महामारी, नेचुरल कैलामिटीज, ये जो फ्यूल का जो रिजर्व्स हैं उनका खत्म होना, सब कुछ जब एक साथ होता है एंड वॉर्स हो रहे हैं सब तरफ, और आप देख रहे हैं उस हिसाब से इकोनॉमी या एयर फेयर्स या सब चीजों में कितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. एवरीथिंग विल हैपन टुगेदर बिकॉज आई सी अ वेरी बिग ग्लोबल शिफ्ट हैपनिंग. ये शिफ्ट हो रहा है, और धीरे धीरे व्हेनेवर देयर इज अ शिफ्ट, तो इट्स नॉट इजी. ये हमने पहले भी बात की थी, इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी पेनफुल. सो ये धीरे धीरे जो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर टू अनदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज पेनफुल. लेकिन ये एक साथ बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, एंड दैट इज व्हाई इट इज टफ, दैट इज व्हाई इट्स टफ टू हैंडल. अगर एक ही चीज होती, चलिए आपने एक तरफ से एक चीज को हैंडल कर लिया, सिमिलर चीज की एक्सटर्नल फोर्सेस तो एक्ट कर ही रहे हैं, इंटरनल फोर्सेस भी भारत में एक्ट कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई टाइम्स आर रियली नॉट वेरी फ्रेंडली.
ये कितना लंबा चल सकता है, मतलब लोग अगर सतर्क रहे, सतर्कता ये मतलब जो अवधि रहेगी, जो ग्रह नक्षत्र जब तक कब तक रहेगा ये असर? देखिए अभी तो ये लंबा चलेगा, मिड 2027 तक तो है ही है, फेजेस में चलेगा। अभी क्योंकि मैंने एक ड्यूरेशन ऐसा भी बताया कि जून में जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के होंगे तो थोड़ा सा आपको रिस्पाइट दिखेगा। एंड स्पेशली ईरान की जो विमेन है उनके लिए मैं बोल रही हूँ ये बात, कि उनके लिए थोड़ा रिस्पाइट दिखेगा, इन द सेंस उनके लिए बेटर पॉलिसीज बनेंगी या उसके बारे में बातचीत शुरू होगी एटलीस्ट। और ये तभी होता है जब आप युद्ध विराम लग जाता है, युद्ध विराम लग जाता है। सो युद्ध विराम का मतलब ये नहीं कि युद्ध विराम लग गया, वहां कॉमा लग रहा है, इट्स बिकॉज इट्स गोइंग टू हैपन अगेन। सो फेजेस में हो रहा है, लेकिन उस समय ऐसा लगेगा कि हाँ बंद हो गया, खत्म हो गया। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन कि भाई रजीम कौन हेड करेगा, कौन वहां पे लीडरशिप आएगी, क्या होगा, ये सब बातें होंगी। वेरएज मैंने पहले भी आपके ही शो पे और बहुत सारे शोज पे बोला है कि ईरान का लोग पूछते थे रेजीम चेंज, मैंने कहा चेंज जैसा तो कुछ है ही नहीं, रेजीम फॉल दिख रहा है मुझे तो। दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू से। सो रेजीम फॉल है, चेंज कहाँ है, कौन है वहां, नाम के लिए है वो। सो रेजीम फॉल टाइप का सिचुएशन चलेगी मिड 2027 के बाद। बट उसके बाद सिचुएशन थोड़ी ईरान के लिए मुझे बेटर लगती है। बट कमिंग बैक टू इट, बेटर से मेरा कहने का मतलब है कि वो धीरे धीरे उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वही बदलेगा। उनका जो एक धार्मिक बिलीफ है वो बदलेगा। बिकॉज ईरान कहीं ना कहीं अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो पर्शिया कहलाता था पहले, और सनातन से बहुत जुड़ा हुआ था। सो सनातन एंड क्रिश्चियनिटी, दीज टू रिलीजन्स विल प्रिवेल इन ईरान। बट इन द लॉन्ग, मतलब पूरे 4-5 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे ये चीज देखने में। ओके, अभी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसराइल जो इस वॉर में है वो इस मकसद से है, जो ग्रेटर इसराइल का उसका मकसद है, जो उसने सीरिया से भी लेकर थोड़ा सा अपने अंदर जो बफर जोन बनाने के नाम पर जो हिस्सा रखा हुआ है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या इस वॉर के अंत में हम जो नक्शे हैं उनको बदलते हुए देखेंगे, ज्योग्राफी चेंज होगी? 100% डेफिनेटली। बिकॉज देखिए नक्शे क्या है, नक्शे तो हमने एक मैन मेड ऐसा स्ट्रक्चर है या ड्राइंग है कि जहां हमने बाउंड्रीज क्रिएट कर दी, यहाँ ईरान खत्म हो गया और यहाँ ये दूसरा देश शुरू हो गया। अब जब लड़ाइयां होती हैं और इतनी सारी चीजें टूटती हैं फूटती हैं, उसके बाद कौन सी रजीम आती है, कौन विनर है कौन लूजर है। वैसे तो वॉर में इवन द विनर इज नॉट अ विनर, जो जीतता है वो भी लूजर ही है। क्योंकि वॉर्स हैं, युद्ध हैं, ये कभी कुछ अच्छा तो करके जाते नहीं है, बहुत रिजर्व्स का नुकसान होता है, बहुत इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है। तो विनर तो इसमें एक्चुअली एट द एंड रहता ही कोई नहीं। बट स्टिल बाउंड्रीज बदल रही हैं, और बाउंड्रीज सिर्फ ईरान या इसराइल या यूएई या वेस्ट एशिया या ऐसे नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज के लिए, इवन भारत में भी, क्योंकि भूमिपुत्र मंगल की महादशा चल रही है, तो भारत में भी एक्सपेंशन होगा, एडिशन होगा नेबरिंग कंट्रीज का। सो बाउंड्रीज तो बदल रही हैं फॉर श्योर, फॉर मेनी मेनी कंट्रीज। ये तो आपने कई कई बड़ी बात बोल दी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस सवाल को लेकर कहते हैं कि क्या ऐसा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसराइल का उद्देश्य यही है कि वो ग्रेटर इसराइल बनाए। लेकिन जैसे कि आप कह रही हैं कि ये वॉर लंबा चल सकता है, चलने वाला है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी रुकने वाला नहीं है। तो अमेरिका जो है वो चाह रहा है बहुत डेस्परेटली कि थोड़ा पॉज मिल जाए, पीस टॉक के लिए कोशिश करे। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रम्प एक दिन कुछ बोलते हैं, अगले दिन कुछ और बोल जाते हैं। नेटो से जी। भी उन्होंने कोशिश की कि नेटो भी आ जाए, जीसीसी को भी कोशिश की, लेकिन कोई आता नजर नहीं आ रहा। आपको लग रहा है कि वॉर बढ़ेगी तो जो अमेरिकन एलाइज हैं वो अमेरिका के साथ ओपन वॉर में इस तरह से आएंगे, या अमेरिका अकेला कुछ ही तो लड़ेगा? ओपन, नहीं नहीं अकेला, अभी तो अकेला ही लड़ेगा, और कुछ एलाइज भी आएंगे। इनफैक्ट आएंगे क्या, इट विल बी अ, अंबर जी, इट विल बी अ स्ट्रेटजी। ये एक जबरदस्त स्ट्रेटजी होगी। जैसे मैंने अभी बोला कि चाइना शैडो वॉर में आ चुका है ऑलरेडी, कोई माने चाहे ना माने, वो ऑलरेडी हेल्प कर रहा है। सिमिलरली जब चाइना शैडो वॉर में आएगा तो जो चाइना के ओपोनेंट्स हैं, जैसे ताइवान, फिलीपींस और जापान और ऐसे कंट्रीज, उनको अमेरिका अपनी तरफ खींचना चाहेगा, जबकि वहां पे डेमोग्राफिकली दे आर ओल्ड कंट्रीज, पॉपुलेशन इतनी ओल्ड हो चुकी है। वो अगर मिल भी जाएंगे अमेरिका के साथ तो फायदा क्या। बट दे विल, अमेरिका को लगेगा शायद मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, स्ट्रेंथन कर रहा हूँ और उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए। बट अमेरिका विल लूज दिस वॉर। ओके, अब थोड़ा सा हम अपने रीजन में आते हैं। अब देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर बात हो रही थी।
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, प्लस बलूचिस्तान का जो मुद्दा है वो काफी हॉट है। तो आपको क्या लगता है भारत बलूचिस्तान को लेकर खुलकर सामने आएगा, सपोर्ट करेगा, अफगानिस्तान के समर्थन में उतरेगा, या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जैसा कुछ हम देख पाएंगे? ऐसा कुछ देख पा रही हैं? ये सारी चीजें होंगी, जो कुछ आपने बोला ये सब कुछ होगा। ऑपरेशन सिंदूर भी होगा, O2 ये भी होगा, बाकी बालूचिस्तान की आपने बात करी, इसके साथ भी। लेकिन ये जो हम अपने देश भारत की बात करते हैं, जो मैंने अभी बात की चाणक्य नीति, कूटनीति, सो डिप्लोमैटिक मीडिएशन विल बी देयर। ओपन में मीडिएशन अभी नहीं करेंगे, बट इन द लॉन्ग रन में भी ऐसी सिचुएशन आए जिसमें ओपन में जाके उनको मीडिएशन करना पड़े, और वो वही देश कर सकता है जिसको खुद एक स्टेबल देश के नजरिए से देखा जाता है। सो भारत एक, जब ये सब कुछ हो रहा होगा अगले 1 या 2 या 3 साल में, जब आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, सो एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, भारत हमारा जो देश है उसको एक काफी स्टेबल, इकोनॉमिकली स्टेबल, मिलिट्री वाइज स्टेबल, लीडरशिप वाइज स्टेबल कंट्री के रूप में देखा जाएगा। दैट इज हाउ इनको मीडिएशन के लिए बुलाया जाएगा, एंड दैट इज हाउ दे विल गो एंड यूज देयर मीडिएशन का टेक्निक्स, एंड दे विल हेल्प द अदर कंट्रीज। लेकिन अभी बहुत जल्दी नहीं, अभी तो बिकॉज हम अपने ही चैलेंजेस से इतना जूझ रहे हैं, वी आर नॉट इन अ स्टेट टू गो एंड हेल्प अदर्स, ऑल्दो वी आर स्टिल ट्राइंग, क्योंकि वो हमारा संस्कार है। हमने कभी भी किसी देश को, चाहे वो हमारा दुश्मन देश रहा हो, चाहे वो कोई भी ऐसा देश रहा हो जो हमारे अगेंस्ट कभी बोला हो, लेकिन हमने हमेशा जाके उनकी मदद करी है व्हेनेवर दे आर इन नीड। इतने सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं कि अलग अलग देशों में जब लोग फंस गए हैं, वॉर्स में फंस गए हैं, तो भारत ने जाके उनको वहां से निकलवाया है विद द हेल्प ऑफ देयर ट्राई सर्विसेज। अच्छा अरीना जी, मैं आपसे एक और बात जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने देखा है कि वेस्ट एशिया में जो स्थिति बनी है, और अमेरिका जो है वो सिक्योरिटी को लेकर उनके उसके साथ पैक्ट रहा है, और सिक्योरिटी बहुत लंबे समय से। लेकिन जिस तरह से अमेरिका उससे कहीं ना कहीं भरोसा हम उठते हुए देख रहे हैं साउथ एशिया में, तो से लेकर अगर हम वेस्ट एशिया तक भारत की बात करें, तो क्या भारत भविष्य में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकता है मिडिल ईस्ट में, या वेस्ट एशिया जिसको हम कहते हैं? दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, अंबर जी। अभी जैसा मैंने कहा कि भारत इंटेंशनली, दिस इज एन इंटेंशनल मूव और इंटेंशनल स्ट्रेटजी, भारत अभी इन्वॉल्व नहीं होगा इन चीजों में। ऑल्दो उनसे कहा जा रहा है, हमारी लीडरशिप से कहा जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी से कहा जा रहा है कि वो मीडिएटर बने, वो मदद करें, बट एंड वो कर रहे हैं, इंटरनली ही इज हेल्पिंग, बट इन सच अ मैनर दैट ओपनली वो नहीं मदद कर रहे हैं। But it's a very, very diplomatic, very soft kind of a strategic move that he's taking. He is a mediator, but that mediation openly will take some time. नहीं, मैं मीडिएशन की बात नहीं कर रही, मैं सिक्योरिटी प्रोवाइडर, जैसे कि अमेरिका, अब जो गल्फ नेशंस है उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा उसके पास है, डिफेंस जो इक्विपमेंट्स होते हैं, हथियार होते हैं, प्लस सिक्योरिटी उनको अम्ब्रेला प्रोवाइड करना। तो ऐसे, क्योंकि अब अमेरिका से अच्छा, भरोसा उठ रहा ओके, है कहीं ना आपकी कहीं, आवाज तो बीच दैट में वे नहीं आई थी, सो दैट्स ओके, ऑल राइट, जी। ठीक है। नहीं नहीं, इफ यू टॉक अबाउट दैट तो यस, अगर आपने इस बार का बजट देखा हो तो डिफेंस में सबसे ज्यादा हमने जो एक रेशियो रखा है वो सबसे ज्यादा रखा है। एंड अभी तक जैसे हम वेपन्स या ऐसी सब आर्टिलरीज के ऊपर हम डिपेंडेंट होते थे बाहर के देशों के ऊपर, वो अब नहीं होगा। आप देखेंगे कि हमारे शिप्स, हमारे वेपन्स और ये डिफेंस सेक्टर है, ये बहुत ज्यादा बूम करेगा, और ये तो मैं बहुत पहले से बोल रही हूँ, आई थिंक लास्ट ईयर से बोल रही हूँ। सो यस, दिस इज द टाइम नाउ, and we will be the manufacturing unit, and in the long run maybe we will be exporting, हमारी तरफ से शायद जो इस तरीके के वेपन्स हैं या वॉर से रिलेटेड जो जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो भारत की तरफ से जाएंगे। ओके, लेकिन आप थोड़ा सा, मैं इकोनॉमी को लेकर बात करती हूँ कि गोल्ड की बात करते हैं, उसमें भी बड़ा करेक्शन आया है। इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट, जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका अब वो रेशियो कम करेगी। गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो वो सारी चीजें नजर आ रही है कि ग्लोबल इकोनॉमी पे बड़ा वो आ रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पे लंबा असर पड़ सकता है, या ये थोड़े समय के लिए है और फिर वापस से चीजें बेहतर हो जाएंगी? देखिए, अभी जो कुछ अगले 2-3 साल हैं,
उसमें तो मैं ये कहूंगी कि हाँ, कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे हमारे इम्पैक्ट नजर आएगा, बिकॉज जब भी जो बहुत सारे देश हैं, जैसे ये ग्लोबल, मैंने बोला ग्लोबल शिफ्ट है, और बहुत सारे देश हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, युद्ध हो रहा है, सो डेफिनेटली भारत अछूता नहीं रहेगा, भारत विल बी इम्पैक्टेड। और जब वहां पे जब डॉलर के ऊपर फर्क पड़ रहा है और जो कि पड़ेगा, क्योंकि करेंसी का रूप बदलने वाला है, डॉलर अपनी शीन खोने वाला है। सो जब इतना बड़ा बदलाव आएगा करेंसी में, और यूएसए की इकोनॉमी में, जिसको नंबर वन इकोनॉमी कहा जाता था, जिसका डाउनफॉल आ रहा है, तो नेचुरली एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड एंड इंडिया ऑल्सो विल बी इम्पैक्टेड। बट लाइक यू सेड, इन द लॉन्ग रन, हाँ, कुछ समय बाद धीरे धीरे आप, रादर अगर मैं आपको एक ईयर दूं, तो 2030-31 के बाद आप धीरे धीरे पिकअप करते हुए देखेंगी। सो कंपैरेटिव स्टडी अगर हम करें, तो इन कंपैरिजन विद मेनी अदर कंट्रीज, हमारी इकोनॉमी फिर भी काफी सेफ है, काफी काफी सेफ है, काफी सिक्वेंशियल मैनर में एक सेट की हुई है इकोनॉमी हमारी। सो उतना जबरदस्त झटका नहीं लगेगा जितना और बाकी के देशों को लगने वाला है अभी। ओके। अब चाइना की हम बात करते हैं, जैसे कि आप स्टार्टिंग से बोल रही हैं कि सब जानते भी हैं कि ये इस वॉर में ईरान को सपोर्ट कर रहा है चाइना, और चाइना को ही कमजोर करने के लिए एक्चुअली जो अमेरिका है वो ये सब कर रहा है। चाइना का क्या आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब डायरेक्ट अमेरिका और चाइना के बीच में एक क्लैश है, वो चाइना को डाउन करना चाहता है, कंटेन करना चाहता है। क्या भविष्य चाइना का आपको नजर आ रहा है आपसे? देखिए, चाइना भी एक डेमोग्राफिकली बड़ा पुराना ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ कंट्री है। ये सरवाइव करेगा, ये स्टे भी करेगा। कहीं हमें एक समय बाद 2030 के करीब हमें ऐसा भी लगेगा शायद चाइना नंबर वन बन जाएगा। बट क्योंकि डेमोग्राफिकली ये काफी नीचे है, अगर हम यूथ को देखें या जो पॉपुलेशन है उसके एक एवरेज एज को देखें, सो इंडिया वहां पे भी विन कर रहा है, चाइना समवेयर पीछे जा रहा है। बट हाँ, चाइना विल कीप सर्वाइविंग, विल कीप डूइंग वेल। बट हाँ, चाइना का और ताइवान का जो चल रहा है उसमें, हाँ, चाइना जरूर मुझे जीतता हुआ दिख रहा है। बट वो जीत ऐसी नहीं होगी, अगेन मैं फिर से बोलूंगी, लोग इस बात को पकड़ लेंगे कि अटैक बोला था और जीत बोला था। वो इतनी स्ट्रेटेजिक जीत होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे म्यूचुअल अग्रीमेंट्स हो गए, कहाँ पे क्या हो गया, एंड देन ताइवान जो है वो नतमस्तक हो रहा है चाइना के सामने। So this is going to happen very swiftly and very softly like that. It will not be a fiery kind of a war between these two. ओके। एक बात और मैं आपसे भारत को लेकर एक और सवाल पूछना चाह रही थी, वो ये, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया भर की जो एनर्जी सप्लाई है वो काफी बड़े स्तर पर होती है, और ऐसे में एनर्जी क्राइसिस सभी देशों के सामने है। भारत जो है एनर्जी एक्सप्लोरेशन करता आ रहा है काफी समय से, ऑयल गैस ये सारी चीजें, लेकिन एक्सट्रैक्शन को लेकर अभी भी काफी दूर नजर आता है। क्या भारत भारत जो अपनी एनर्जी डिपेंडेंस है उसमें वो कम करके आत्मनिर्भरता की तरफ जा पाएगा? कब तक आप इसको देख पा रही हैं? जी, जी। इसके ऊपर मैंने अपने चैनल परमाक्ष एस्ट्रोलॉजी पे एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, एंड आई सेड इट इन दैट वन कि आत्मनिर्भर भारत हर फील्ड में अपने आप को बनाएगा, और वो दिन भी दूर नहीं है जब हम फ्यूल के ऊपर भी, या ऑयल और गैस के ऊपर भी, लोगों के ऊपर, जो दूसरे नेशंस के ऊपर जो हमारी निर्भरता है उसको खत्म करेंगे। बिकॉज वेन एवर सच सिचुएशंस कम जिसमें हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, मगर हम हेल्पलेस हैं, हमें वहां से हेल्प नहीं मिल रही है, या ऐसी सिचुएशन की हेल्प बड़ी मुश्किल से मिल रही है, वहां भारत ने और हमारी लीडरशिप ने हमेशा नए रास्ते निकाले हैं। सो अभी भी आप देखेंगे कि गोदावरी, चाहे वो गोदावरी बेसिन हो, चाहे अंडमान आइलैंड्स हैं, वहां पे कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम शुरू ऑलरेडी, आई थिंक अंडमान में तो हो भी गया है। और एक्सट्रैक्शन की जो आपने बात करी, सो टू बी जस्ट ऑन द सेफर साइड आई विल से नेक्स्ट डेकेड, 10 साल। लेकिन 10 साल भी दूर हैं। आई थिंक अगले 3-4 साल, 5 साल में आप कुछ ना कुछ तो आता हुआ देखेंगी। बट बाय द टाइम इट्स कमिंग, हमारा जो डिपेंडेंसी है ऑयल और गैस पे, वो ही बहुत कम होने वाला है। बिकॉज वील बी गोइंग ग्रीन, वील बी गोइंग टुवर्ड्स द डिफरेंट, लाइक आई सेड ना, हर चीज का स्ट्रक्चर बदल रहा है, तो एनर्जी रिजर्व्स ग्रीन का भी एनर्जी एक और रूप बदलेगा। जी। जी, बिल्कुल, क्योंकि फॉसिल फ्यूल की तरफ तो अब सभी सभी लोग अपनी डिपेंडेंस उससे हटकर अब ग्रीन एनर्जी की तरफ जा करेक्ट, रहे हैं। करेक्ट। भारत भी दोनों या ही दिशा में काम कर रहा है। बिल्कुल, ऑयल और ये बहुत ही बेयर मिनिमम, जैसे बिल्कुल ही जिन चीजों के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है उसके लिए होगा, तो इतनी ज्यादा मेजर डिपेंडेंसी अब नहीं रहेगी।
चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि भारत एनर्जी में भी आत्मनिर्भर हो, क्योंकि आज के समय में जब हमारे सामने क्राइसिस है तो हालांकि हमारे पास रिजर्व्स हैं, बट फिर भी हम एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है। ऐसे में दूसरे देशों पर निर्भरता कहीं ना कहीं बड़े सारे क्राइसिस और चैलेंजेस आगे ला सकती है। और आने वाले समय में हम आत्मनिर्भर रहें, ये बहुत अच्छा एक शुभ समाचार है। जो रीडर्स जी ने बताया कि बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। रीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत सारे जो भविष्यवाणियां भारत को लेकर और दुनिया भर को लेकर की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, अंबर जी। थैंक यू।